तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉमर्स क्या है, क्योंकि आप पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉमर्स क्यों ज़रूरी है, कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब ब्रीफली जो कि एग्ज़ाम में भी आपके आने वाला है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि हमको यहाँ पे ये समझना है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉमर्स विषय है ये अन्य विषयों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ। जैसे कि हमने पहले वैसे डिस्कस किया है कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य एक ऐसा विषय है जो कि तकरीबन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। चाहे आप बाज़ार में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं या आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि कॉमर्स हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। अब यहाँ पर जो हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करते चल। तो आपके एग्ज़ाम में 3 कॉन्सेप्ट है, 3 सब्जेक्ट्स के साथ में कोरिलेशन पूछा गया है। पहला है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के साथ में कॉमर्स किस तरह से जुड़ा है। दूसरा है कि वाणिज्य जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य जो है लिटरेचर के साथ में किस तरह से जुड़ा है, या ये दोनों विषय आपस में किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इन्हें हम कुछ उदाहरण लेते हुए देखेंगे, समझेंगे और कुछ तात्कालिक यानी कि समसामयिक अभी जो करंट में रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उनका उदाहरण भी लेते हुए चलेंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि वाणिज्य और भूगोल की जब हम बात करते हैं, आप सबको पता है दोस्तों कि भूगोल यानी कि जो भौगोलिक संरचनाएं हैं, जो भौगोलिक स्थिति है उससे संबंधित विज्ञान है। और जब हम वाणिज्य की बात करते हैं तो आप सबको पहले ही पता है कि वाणिज्य का अर्थ ही होता है लेन देन की गतिविधि। अगर साधारण शब्दों में बोले तो लेन देन की गतिविधि या एक पूरा चक्र या क्रम जिसमें कि सामान का उत्पादन, आप यहाँ से भी बात कर सकते हो कि बिल्कुल जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि खेतों से उत्पन्न सामान का प्रोसेसिंग, उनका भंडारण, उनका वितरण और आखिरी जो कस्टमर होता है वहाँ तक पहुँचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि लेन देन, जिसमें कि आपका खरीद, जिसमें कि स्टोरेज, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बड़े से छोटे दुकानदार, छोटे दुकानदार से खुदरा दुकानदार और खुदरा दुकानदार से आपके घर तक, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इस तरह की, उस सबको जो है हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं और ये भी वाणिज्य का एक प्रमुख हिस्सा है। तो अगर साधारण भाषा में कहें तो वाणिज्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी ज़रूरतों को और उत्पादक और उपभोक्ता को आपस में जोड़ता है। अब आप देख रहे हो कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि की बात कर लें, हम खनिज की बात कर लें, खनिज उत्पादन की बात कर लें, खनिज उत्पादन के बाद में खनिज को विश्व के अलग अलग कोनों में उचित मूल्य पर भेजना हो या फिर उनका भंडारण करना हो, उनको भंडारण करके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर भेजना हो, वन की बात हो, वन से जुड़े उद्योगों की बात हो, या व्यापार के किसी भी एक क्षेत्र की बात, चाहे वो आईटी सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हो, या फिर आपकी बैंकिंग सर्विसेज हो, या फिर आपकी एफएमसीजी सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके कॉमर्स से यानी कि वाणिज्य से जुड़ा हुआ। अच्छा, वाणिज्य से तो जुड़ा हुआ, लेकिन इसका भूगोल से क्या संबंध। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम कोई भी गतिविधि करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट या व्यापार या छोटी मोटी दुकान वहीं लगते हैं जहाँ पर कि आबादी होती है, या उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है वो फैक्ट्री या आपके जहाँ उत्पादन हो रहा आमतौर पर ऐसी जगह पे होती है जहाँ से कि मार्केट पास हो। तो आप एक चीज़ तो देख रहे हो कि भौगोलिक स्थिति, अभी अगर थोड़ा सा समझ पाएगा कि भौगोलिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं व्यापारिक जो प्रक्रिया होती है उसका
एक तरह से पूरक है, यानी कि जहाँ पर अच्छी भौगोलिक स्थिति होगी वहाँ पर व्यापारिक स्थिति होगी, जहाँ पे अच्छी भौगोलिक स्थिति होगी यानी कि जहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हो, जीवन यापन करने के अच्छे अवसर मिले, जहाँ पे रोजगार के अवसर मिले, जहाँ आप रह सकते हो, जीवन यापन कर सकते हो, एक अच्छा सामाजिक जीवन जी सकते हो, वहाँ आप रहोगे तो वो अच्छी भौगोलिक स्थिति। और जहाँ पर लोग रहने लगते हैं उसी स्थान पर फिर धीरे धीरे छोटे मोटे व्यापार स्टार्ट होते हैं। उन्हीं व्यापार की पूर्ति के लिए फिर बड़े बड़े व्यापारी उत्पादन करते हैं और इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि पूरी एक वाणिज्यिक प्रक्रिया, कॉमर्शियल प्रोसेस जो है चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि भौगोलिक या भौगोलिक वातावरण से जो है पूरी वाणिज्यिक प्रक्रिया यानी कि व्यापारिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो जो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमर्स का ज्योग्राफी से यानी कि वाणिज्य का भूगोल से किस प्रकार से संबंध है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं सीधे सीधे कि जहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ व्यापार के अनुकूल होंगी, जहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हों जहाँ के लोग आसानी से रह सके, जहाँ पे आसपास का क्षेत्र जो कृषि करने योग्य हो, रहने योग्य हो, जीवन यापन करने योग्य हो, वहाँ पर धीरे धीरे कोई ना कोई औद्योगिक युग आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहाँ कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपकी औद्योगिक इकाई लग जाएगी। तो आप देख रहे हो कि भौगोलिक कारकों का किसी भी देश के, किसी भी समाज के और किसी भी व्यापार के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, भौगोलिक कारकों की जो भौगोलिक कारक होते हैं लोगों की आजीविका के साधन को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि भौगोलिक अगर स्थिति अच्छी है, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए आप फैक्ट्री का लोकेशन आप देख रहे हो, मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ कि आप फैक्ट्री वहीं लगाना चाहोगे जहाँ पास में यातायात के साधन हो, जहाँ पास में मार्केट हो, जहाँ से आपके लिए कच्चा यानी खुदरा माल की सप्लाई हो, जिससे कि आप फिर प्रोसेस्ड आइटम बना सको। तो कहीं ना कहीं भौगोलिक कारक आजीविका के साधनों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ यदि भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो व्यापार, कृषि, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, उद्योग से संबंधित जो भी अलग अलग गतिविधियाँ होती वो वहीं पर फलती फूलती है। अब देखिए, एक व्यापार से जुड़े हुए कई सारे व्यापार विकसित होते हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंप्यूटर, लैपटॉप, एक्सेसरीज की दुकानें चलती हैं। आईटी प्रोफेशनल के आने जाने के लिए यातायात से संबंधित ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट होता है, मेट्रो का डेवलपमेंट होता है, उनके खाने पीने के संबंधित है तो फूड स्टॉल्स की और खाद्य से संबंधित व्यापार विकसित होता है। तो एक अच्छी इंडस्ट्री और सारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करती है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके भौगोलिक स्थिति पे। तो आप देख पा रहे हो कि भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित होती है, आपकी करती है, एक्चुअली प्रभावित करती है किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि यानी कमर्शियल एक्टिविटी को। तो आप देखोगे औद्योगिक केंद्रों के परिचालन के लिए जलवायु संबंधित कारक भी बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए, वहीं पर अच्छी औद्योगिक गतिविधियां होंगी यानी कि उद्योग धंधे और वहीं पर इंडस्ट्री आपके फलेंगे फूलेंगे यानी कि विकसित होंगे जहाँ पर भौगोलिक स्थिति अच्छी हो, जहाँ पे कि भौगोलिक स्थिति स्थिर हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे समय समय पर बाढ़ आता हो, अर्थक्वेक आता हो या किसी प्रकार की कमी हो। तो भौगोलिक स्थिति अगर अनुकूल है, भौगोलिक स्थिति अगर व्यापार को संचालित करने के अनुकूल है तो आपकी जो व्यापारिक गतिविधियाँ वो अच्छी होंगी। अब आइए कुछ और गतिविधियाँ या कुछ और क्षेत्र जो अब थोड़ा हमें बेहतर समझने में मदद करेंगी भूगोल और व्यापार या फिर वाणिज्य के संबंधों को, वो यहाँ पर देखते हैं। जहाँ पर भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी वो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक अच्छा चैनल इस्टेब्लिश करने में हमें मदद करेगी। आप इस पॉइंट को समझिएगा कि देखिए, जहाँ पर अच्छे भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध होंगी वहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में अच्छा चैनल मतलब डेवलप होगा। यानी कि देखिए, ऐसा कोई स्थान, अब अगर आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको पता है कि मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, आपको पता है यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ, उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा है। कारण क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तो ये सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर आबादी को रहने के लिए जो पर्याप्त स्थान, वो सारी चीज़ें, यानी कि भौगोलिक वातावरण जो है एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराता है जिससे कि उत्पादक यानी फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाने में हमें सरलता होती है। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, वही मैंने आपको बताया, भौगोलिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी।
आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, भंडारण और प्रसंस्करण। देखिए प्रोसेसिंग, स्टोरेज, उनका सप्लाई चेन यानी कि भंडारण और प्रसंस्करण, ये गतिविधियां अच्छी हो पाएंगे। अब देखो पहाड़ी इलाकों में जहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं, आना जाना मुश्किल होता है, एक्सीडेंट का खतरा है, वहाँ पर कम गाड़ियाँ चलती है, व्यापारिक गतिविधियाँ भी कम होंगी, व्यापारिक गतिविधियाँ कम होंगी तो उसका विकास भी कम होगा। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कहीं न कहीं वाणिज्यिक गतिविधियाँ सीधे सीधे तौर पर भौगोलिक संरचना और भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। किसी देश में व्यापार और वहाँ का उद्योग भौगोलिक संरचना द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और किसी देश के व्यापार यानी व्यापार किसी भी देश के उद्योगों का विकास करने में बहुत मदद करता है। व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें ऐसे स्रोतों को ढूंढना पड़ता है, ऐसे स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है जो कि उद्योग चलाने के लिए सहायक हो, जैसे कि कोयले का, या फिर जल संयंत्र बनाने के लिए यानी कि जल से बिजली बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए, थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। तो उद्योगों को चलाने के लिए जो ईंधन या ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे भौगोलिक जो आपके जैसे कि खादान है, जैसे कि आपके नदी है या बांध है, इन्हीं पर निर्भर करती है। तो आप देख रहे हो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाहे वो आपके भौगोलिक रिसोर्सेस है जैसे कि कोयला हो गया यानी कि खनिज पदार्थ हो गए, या फिर नदियों का जल जिसको कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ज्योग्राफी के द्वारा, भूगोल के द्वारा यानी कि हमारी धरती द्वारा मिलती है, जो कि हमारे व्यापार को आगे बढ़ाती है। इस्टेब्लिशमेंट, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, फूड प्रॉब्लम फ्रॉम मार्केटिंग टू सेलिंग। अब ध्यान दो, अगर भौगोलिक स्थितियाँ अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं वो भोजन की समस्या विपणन से लेकर विक्रय तक की समस्या को दूर करती हैं। अगर अच्छी भौगोलिक स्थिति है, उपजाऊ ज़मीन है, खेती करने योग्य स्थिति है, तो वहाँ पर भोजन की समस्या नहीं होगी, खाने पीने की समस्या नहीं होगी, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है आपके व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने में। आइए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दोस्तों। और इसके बाद परस्पर संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए भी, तो आपको मैंने जैसा कि इतना सारा कुछ बताया तो आप समझ गए होंगे, अगर अच्छी भौगोलिक स्थिति है तो उद्योगों की स्थापना के लिए एक उत्साहवर्धन की स्थिति होती है। लोग आते हैं उत्साहित होकर, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं और उद्योगों से जुड़े हुए भी दूसरे उद्योग भी आपके विकसित होते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से वाणिज्य जो है आपकी भूगोल के साथ में संबंधित है। अब आइए हम देखेंगे यहाँ पर कि वाणिज्य किस प्रकार से दूसरे विषयों के साथ में। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस यानी कि वाणिज्य और राजनीति विज्ञान किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, आप पढ़ते हैं, अपने आसपास के वातावरण से जुड़े हुए हैं, समझते हैं, तो आप सबको पता है कि राजनीतिक स्थितियाँ का, राजनीतिक जो परिस्थिति होती है, राजनीतिक जो वातावरण होता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है व्यापार पर, वाणिज्य पर, और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उस पर। आप देख लो, देश में अगर कोई ऐसी सरकार बन जाए या आपकी राज्य सरकार ही अगर व्यापारियों के हिसाब से, आप बोलिए कि व्यापारियों के हित में अगर कोई एक तरह से निर्णय लेती है, तो आप देखिए उनका व्यापार फलता फूलता है। अगर किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उदाहरण के लिए अगर आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने देश का, जैसे कि साउथ में, बेंगलोर में, तेलंगाना जैसे, जो कि आपका हैदराबाद था पहले, तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, इस तरह के जगहों पे जब वहाँ के सरकारों ने, राज्य सरकारों ने आईटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, वहाँ पे अपने करों में छूट दी, इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी लोग आ रहे थे उनका स्वागत किया, उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, आवश्यक जो छूट होती है टैक्स में वो दिया, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो दिया। तो आप देखिए आज देश का बहुत बड़ा आईटी हब बन चुका है बेंगलोर और हैदराबाद। तो ये तब हो पाता है, आप देख रहे हो, जब ये पॉलिटिकल आपका एक तरह से बोलो कि हस्तक्षेप होता है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि पॉलिटिक्स का यानी कि राजनीति का व्यापार के साथ में, वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है। आपको उदाहरण के लिए और बताता हूँ, जैसे कि अगर सरकार किसी भी क्षेत्र में व्यापार के अगर अपना कर बढ़ा दे, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हो, तो उस व्यापार पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपको इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, या सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है वो सकारात्मक है, तो व्यापार फलते फूलते हैं। और अगर
सरकार की जो योजनाएं हैं या जो पॉलिसी है या समय समय पर जो प्रतिबंध लगाते हैं या छूट देते हैं या किसी क्षेत्र में आपको बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास होते हैं, जो भी सरकारी गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, राजनीतिक माहौल जैसा देश का होता है, वो कहीं ना कहीं व्यापार को, देश के राजनीतिक गतिविधियां कहीं ना कहीं देश के आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझते हैं। तो वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियां आपस में घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती है, और देश की जो आर्थिक नीतियां होती है वो आप देख सकते हो कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पहलुओं से आपके प्रभावित होती है। सरकारी जो नियम है, व्यापारिक नीतियां और करों में जो अलग अलग प्रकार से फेरबदल करते रहते हैं, उससे व्यापार का वातावरण जो है परिवर्तित होता था। व्यापारिक वातावरण, व्यापारिक माहौल जो है आपका प्रभावित होता रहता है। तो ये सारे नियम, योजनाएं और जो भी चीज़ें सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, कहीं ना कहीं ये जो है पूरे व्यापारिक वातावरण को, औद्योगिक वातावरण को, आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक निर्णय आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने के साथ साथ देश की गति को भी प्रभावित करते हैं। तो व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों पर सरकारी और राजनीतिक निर्णयों का गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। बाकी तो मैंने आपको बताया दिया। उदाहरण के लिए अगर व्यापार, आप देखोगे कि व्यापार जो है राजनीतिक योजनाएं, टैरिफ और आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, राजनीतिक उपकरण है जो किसी भी देश में लगाता है। कोई भी जो आपके वहाँ की राजनीति में लोग होते हैं, वो इनके माध्यम से जो भी आर्थिक योजनाएं होती हैं, उनके माध्यम से, करों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है जो अलग अलग उद्योग चल रहे होते हैं, अलग अलग व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी, उसके ऊपर यहाँ पर जो है उनके ऊपर रेगुलेशन किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो राष्ट्रों के बीच वाणिज्यिक प्रवाह को भी कहीं ना कहीं जो देश की राजनीतिक स्थिति है वो प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो राजनीतिक स्थिति आप क्या देख रहे हो, तनावपूर्ण है, तो दोनों के बीच में व्यापार नहीं हो रहा होगा। अच्छा, इसी परिस्थिति का उपयोग करके, प्रभाव का फ़ायदा उठा के बहुत सारे देश, जिसमें कि भारत भी आता है, अब इन दोनों देशों से एक तरह से आप बोल सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे बहुत सारी चीज़ों में व्यापार कर रहे हों। तो आप देखिए कि राजनीतिक स्थिति अच्छी है या बुरी है, तो किसी के लिए ये लाभ की स्थिति होती है व्यापारिक दृष्टिकोण से, और किसी के लिए काफ़ी नुकसानदायक स्थिति भी होती है। आप देखो किसी देश में अगर राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं है या राजनीतिक स्थिति में कोई बदलाव होता है, तो व्यापार पर उसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। वहाँ का शेयर मार्केट ड्रॉप होता है, वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि जो देश की राजनीतिक इकाई है, जो आपकी वित्तीय संस्थाएं होती है, उनसे प्रभावित होती हैं। जैसे कि आरबीआई है, तो आरबीआई का अपने रेट्स में बदलाव करता है, जिसके पीछे राजनीतिक जो आपके मतलब दल होते हैं या भी जो केंद्र होते हैं, उनका कुछ ना कुछ उसमें इनपुट होता है, प्रभाव होता है। तो आप देख रहे हो कि राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता व्यापार के संचालन को प्रभावित करती है। निवेशकर्ता और व्यापार अक्सर निर्णय लेने से पहले देश के राजनीतिक वातावरण का मूल्यांकन करते हैं। तो कोई भी ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, कोई भी व्यापारी या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा या कोई उद्योग नहीं लगाना चाहेगा जहाँ पर कि औद्योगिक रूप से वह स्थिरता ना दिखे या राजनीतिक स्थिरता ना हो, क्योंकि राजनीतिक घटनाएं और नीतियां वित्तीय बाजारों और व्यापारों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। तो आप ये समझ सकते हो। तीसरा है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कॉमर्स और लिटरेचर की बात करते हैं, वाणिज्य और साहित्य की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए साहित्य का क्या है, विकास के कई मायनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। साहित्य किसी समाज के सांस्कृतिक और बौद्धिक माहौल को मतलब प्रतिबिंबित करता है, यानी कि उसको प्रदर्शित करता है और उसे आकार भी देता है। लोगों के मूल्य, उनके विश्वास और उनकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है। यह बदले में उपभोक्ता व्यवहार, बाजार के रुझान और समग्र कारोबार के जो माहौल है उसको भी प्रभावित करता है। तो अगर आप लिटरेचर के माध्यम से आप चाहें तो आप वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ का प्रेस काम कर रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे लेखक काम कर रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो है आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में लोगों को आज़ादी मिली, इस सारे का आकलन करके कहीं ना कहीं उस देश के आर्थिक माहौल के, व्यापारिक माहौल का भी आप आकलन कर सकते हो। आप लिटरेचर के माध्यम से, यानी कि जो भी न्यूज़ होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, इन सब के माध्यम से किसी भी बाज़ार में किसी उपभोक्ता को प्रभावित कर सकते हो।
उनके इंटरेस्ट को, उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हो, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है आप जान सकते हो कि किस प्रकार से ये जो आपकी गतिविधियाँ हो रही हैं उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ कुछ तरीके दिए जिनसे कि आप समझ सकते हो कि साहित्य का विकास की, यानी कि आर्थिक विकास की गतिविधियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आप उपभोक्ता की प्राथमिकता और रुझान के बारे में जान पाते हो, देखिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप अपनी ब्रांड की छवि और संस्कृति को संवेदनशीलता, देखिए सांस्कृतिक जो है साहित्य सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों के निर्माण में योगदान देता है। तो कहीं ना कहीं आप जब उस समाज की या उस मार्केट के बारे में जान पाते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ के लोगों के मूल्यों के हिसाब से बनाते हो, वहाँ के लोगों की रुचियों के हिसाब से बनाते हो, ठीक है। विज्ञापन और कहानी, अब देखिए अगर आप वहाँ के साहित्य से जुड़े हुए हो, वहाँ के लोकोक्तियों, वहाँ के मुहावरों को सही से समझते हो, वहाँ के बोलचाल की भाषा को अगर ठीक से समझते हो, तो आप क्या करोगे, आप जो कस्टमर को या ग्राहक को आप एक तरह से लुभाना चाहते हो या उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, तो सही प्रकार के साहित्यिक माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हो, उनसे आप अपनी बातें उनके समक्ष रख सकते हो। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, देखिए नवाचार और रचनात्मकता, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मातृभाषा में या फिर एक ऐसी भाषा में आप बेहतर तरीके से कर सकते हो जिसमें आप बोलचाल करते हो। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, नए नए एड्स लाने पड़ते हैं, नई नई आपको बातें सोचनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें उसी प्रभाव से हो, उतनी गहराई से ही कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर काम करे, इसके लिए आपको उस जगह की जो भाषा शैली है उसको समझना पड़ेगा, वहाँ पर किस प्रकार से लोग बातचीत करते हैं, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको समझने, मार्केट एनालिसिस में कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा। शिक्षित और सूचित उपभोक्ता, देखिए शिक्षित और सूचित उपभोक्ता के बारे में भी आपको बहुत सारा डेटाबेस मिलेगा। तो आप साहित्य व्यक्तियों के शिक्षा और बौद्धिक संवर्धन में योगदान करता है। तो जितना ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे, लोग अपने आसपास के मार्केट में अपनी ज़रूरतों के बारे में, प्रोडक्ट के सिलेक्शन के बारे में, सही प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा है, इस तरह की बहुत सारी वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, और कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करता है, कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। कल्चर और इंडस्ट्री, देखिए सांस्कृतिक उद्योग, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे सांस्कृतिक उद्योग का जो है प्रभाव पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि साहित्य का सांस्कृतिक विकास और बौद्धिक प्रदेश को आकार देने का काम है, जो कि उपभोक्ता के व्यवहार को, ब्रांड को समझने में और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो जो व्यवसाय साहित्यिक रुझानों और सांस्कृतिक बदलाव से जुड़े हुए होते हैं वो गतिशील, यानी कि फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड FMCG सेक्टर्स होते हैं, या फिर जो मार्केट का बदलाव, मार्केट में जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वाणिज्य जो है 3 अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसको हम मैथ्स के टर्म में भी देख सकते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में भी देख सकते हैं, हिस्ट्री के टर्म, मतलब अलग अलग टर्म में आप इन सारी चीज़ों को अलग अलग विषयों के साथ में जोड़ के इनका अध्ययन कर सकते हो। फिलहाल ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।